जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच। साथियों, आप सभी ने कल का लेक्चर देखा होगा और कल के इस लेक्चर में हम लोगों ने हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस था उसे डिस्कस किया। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने वह लेक्चर देखा होगा और आप लोग समझ चुके होंगे कि हम किस प्रकार से हमारी इस रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम सब शुरू करते हैं हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक स्मार्ट स्टडी अप्रोच का यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आप सभी को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेगी और आप लोग इस चैनल की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस सीरीज का लाभ उठा सकें और अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ सकें। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि यह परीक्षा यह जो सीरीज है हमारी या मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है वो किन किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप MPPSC प्री असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और MP पटवारी तथा व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए समान रूप से उत्तरदायी रहेगी हमारी आज की यह क्लास। तो आइए दोस्त, हम सभी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं एक मोटिवेशनल कोट्स के माध्यम से हमारी इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो मोटिवेशन कोट है कुछ इस प्रकार से है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्त, हम सभी हमारी क्लास शुरू करते हैं और सब मिलेगी। तो आप सभी लोग इस क्लास को अपने सभी मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। और आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और हमारी आज की क्लास में हमारा जो पहला अध्याय रहेगा वो पहला अध्याय रहेगा हमारा मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है साथियों, तो मध्य प्रदेश के गठन की बात करेंगे तो हम देखते हैं या आप सभी ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश द हार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मध्य प्रदेश जिसे देश का दिल कहा जाता है। तो हम सभी देखते हैं कि भैया हमारे मध्य प्रदेश को देश का दिल किसने कहा, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश को द हार्ट ऑफ इंडिया कहा था। तो हम हमारे मध्य प्रदेश के इस गठन की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को तो हुआ है, लेकिन क्या इससे पहले ये अस्तित्व में नहीं था? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी इसका अस्तित्व था, लेकिन उस समय ये कुछ और नामों से हमें जाना जाता था। तो आइए हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। और सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 2 शब्दों से परिचित करवाना चाहूँगा। तो आइए मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ इसके लिए। तो दोस्तों, आप सभी ने ये 2 नाम सुने होंगे, एक होता है ईसवी, ठीक है, और दूसरा होता है ईसा पूर्व। सुना है आप सभी ने इस नाम को? तो दोस्तों, ये आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, क्या है कि देखिए, आप सभी ने एक नंबर स्केल पढ़ी होगी। उस नंबर स्केल में हम देखते हैं कि एक शब्द होता है जिसे हम ज़ीरो कहते हैं। तो ज़ीरो के पहले कुछ नंबर होते हैं, ज़ीरो के बाद कुछ नंबर होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ज़ीरो के पहले जो नंबर होते हैं वो होते हैं -1, -2, -3, ठीक है। और ज़ीरो के बाद जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्त, क्या है कि ईसा मसीह का जो जन्म था उसे पहले की जो घटनाएं थी उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म की जो पहले की जो घटनाएं हैं उसमें हम ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय था उसमें हमें ईसवी देखने को मिलता है। यानी कि
अभी हम देखते हैं कि अभी वर्ष 2025 चल रहा है, ठीक है। तो 2025 जो चल रहा है वो ईस्वी चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। और अगर हम ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करेंगे तो उन सभी शब्दों में हमें ईसा पूर्व देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में आप सभी ने सुना होगा कि भैया हमारे यहाँ पर जो संवत चलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं विक्रम संवत, जिसमें हम देखते हैं कि 58 ईसा पूर्व, ठीक है, या से 78 ईस्वी। तो ये जो शब्द है ये विक्रम संवत और शक संवत में, तो ये हमें ये दर्शाता है कि कौन सी घटना ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई और कौन सी घटना ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई। तो चलिए दोस्त, अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया हमें हमारे मध्य प्रदेश की जानकारी किस प्रकार से मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के भी लगभग 600 वर्ष पहले हम देखते हैं कि भैया हमारे जो भारत है, या जो भारतवर्ष कहा जाता था उस समय पर, वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख हमें उस समय के, चूँकि हम देखते हैं कि जो समय की स्थितियाँ होती है उस समय पर जो पुस्तकें होती हैं या जो जिन धर्मों का वर्चस्व होता है उनकी किताबों में हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो हम देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व के आसपास या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि हमारे भारत में जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ बहुत ही तीव्र गति से विकसित हो रहा था, उसका विकास हो रहा था। तो हमें जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें इसकी जानकारी मिलती है कि भैया हमारे यहाँ पर कितने महाजनपद थे। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ पर 16 महाजनपद थे। और दोस्तों याद रखिएगा इन्हीं 16 महाजनपदों में से 2 ऐसे महाजनपद है जिसका संबंध हमें हमारे मध्य प्रदेश से मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो पहला महाजनपद है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा अवंती महाजनपद, जो कि हमारा पहला महाजनपद जिसकी जानकारी हमें मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये अवंती महाजनपद की अगर मैं बात करूं तो ये अवंती महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था। 2 कौन कौन से भाग थे? तो एक था उत्तर अवंती का और एक था दक्षिण अवंती का, ठीक है दोस्तों। उत्तर अवंती का की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन, ठीक है। और जो दक्षिण अवंती थी, इस दक्षिण अवंती की जो राजधानी थी वो थी महेश्वर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे अवंती महाजनपद। अब हम देखते हैं कि अवंती महाजनपद में हमें बहुत सारे राजवंशों की जानकारी मिलेगी। इसमें से मैं आप लोगों को एक फेमस राजा के बारे में बता देता हूं कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अवंती महाजनपद का फेमस राजा कौन था, तो चंद्रप्रगोत जो राजा था वो अवंती महाजनपद का बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि हमारे अवंती महाजनपद का संबंध सम्राट अशोक से भी मिलता है। क्यों? क्योंकि उस समय के जो वंश थे, जिसमें हम देखते हैं कि शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, ठीक है, और इन सभी वंशों का संबंध हमारे कहीं ना कहीं वर्चस्व हमारे उज्जैन या अवंती महाजनपद रहा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भैया दूसरा जो महाजनपद हमें देखने को मिलता है वो है चेदी महाजनपद। याद रखिएगा वर्तमान का जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है, उस बुंदेलखंड खास करके जो छतरपुर वाला इलाका है, उस क्षेत्र में हमारा चेदी महाजनपद का वर्चस्व हुआ करता था। तो चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती। क्या थी राजधानी? सुक्तिमती, ठीक है दोस्तों। तो ये राजधानी याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि चलिए भैया यहाँ का भी कोई फेमस राजा हो तो उसके बारे में बता दीजिए। तो हम देखते हैं, हम महाभारत काल में चलते हैं। तो महाभारत काल में एक राजा हमें देखने को मिलता है और उस राजा का नाम हम सभी ने सुना है, उसका नाम था शिशुपाल। ये शिशुपाल वही है जो भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। कहा जाता है कि शिशुपाल का जब जन्म हुआ था, क्योंकि पुराने ज़माने में भविष्यवाणियाँ नहीं हुआ करती थी, आकाशवाणियाँ हुआ करती थी। तो हम देखते हैं कि जब इसका जन्म हुआ तो उस समय पर जो आकाशवाणी हुई थी, तो उस आकाशवाणी में ये कहा गया था कि भैया जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो इसके 4 हाथ थे और 3 आंखें थी। तो कहा गया था भविष्यवाणी में
कि भैया जिस व्यक्ति की गोद में खिलाने से इसके 2 हाथ और 1 आँख जो है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, तो उसी व्यक्ति के हाथों इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। ठीक है। अब जब भगवान कृष्ण बचपन में इनकी बुआ के घर गए थे तो वो बच्चे, हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता है कि वो छोटे बच्चों को खिलाएं, तो जब इन्होंने अपनी गोद में लिया तो वो भविष्यवाणी सत्य हो गई। तो उस समय ये आप मान सकते हैं कि भविष्यवाणी जब सत्य हो गई तो ये फिक्स हो गया कि भैया अब शिशुपाल का वध किसके द्वारा होगा, तो भगवान कृष्ण के द्वारा होगा। ठीक है। तो हम जब महाभारत देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि भैया जो शिशुपाल है वो शिशुपाल भगवान कृष्ण को खूब गालियाँ देता था, लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को ये वचन दिया था, प्रॉमिस किया था कि वो शिशुपाल की लगभग 100 गलतियों को क्षमा करेगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब शिशुपाल की 100 गलतियाँ हो जाती है तो भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। तो ये वही चेदी महाजनपद है जिसका संबंध किस राजा से हमें जानने को मिलता है, तो याद रखिएगा कि शिशुपाल का संबंध चेदी महाजनपद से है। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं कि भैया हमारे मध्य प्रदेश में हमें शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, अवंती और मगध साम्राज्यों का ये हिस्सा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश पर इन वंशों का भी वर्चस्व रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मौर्य काल में जो बिंदुसार था, बिंदुसार के पुत्र कौन था, तो याद रखिएगा अशोक था। और जब बिंदुसार मगध का राजा था तो उस समय पर बिंदुसार ने जो सम्राट अशोक था उसे उज्जैन का यानी अवंतिका का क्या बनाकर भेजा था, तो याद रखिएगा इसे वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा था। ठीक है। इसके बाद हम मध्यकाल की बात करेंगे तो दोस्तों मध्यकाल में हमें मालवा सल्तनत देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, तो हम देख रहे थे कि भैया मध्यकाल में हमारे मध्य प्रदेश में मालवा सल्तनत, इसके बाद हम देखते हैं कि गोंड वंश का भी यह प्रशासनिक केंद्र रहा। इसके बाद में हम आधुनिक समय में देखेंगे तो आधुनिक समय में हमें यहाँ पर बुंदेला, बघेल, सिंधिया और होलकर राजवंशों का भी वर्चस्व हमें हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से या किस योजना के अंतर्गत हम हमारे मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी रूपरेखा क्या रहने वाली है। चलिए, तो दोस्तों हम मध्य प्रदेश का जो गठन है उसे हम निम्न रूपों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया आज़ादी से पहले हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। इसके बाद में आज़ादी के बाद यानी कि 1947 से लेकर 1956 के बीच में हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। फिर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन जो हम पढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1956 से हुआ, तो 1 नवंबर 1956 से वर्ष सन 2000 तक क्या स्थिति रही, क्योंकि हम देखेंगे कि 2000 के बाद हमारे मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। और 2000 में जब हमारा मध्य प्रदेश का विभाजन होगा तो एक नया राज्य बनेगा जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से जानते हैं। फिर छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में हम देखते हैं कि भैया छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो उसके बाद से लेकर तो आज वर्तमान तक हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है। चलिए, तो आगे देखते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया आज़ादी से पहले हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। तो भैया जब आज़ादी से पहले की बात करेंगे तो आज़ादी से पहले हम ये देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ की प्रशासनिक इकाई क्या है कि 2 भागों में बटी हुई थी। 2 कौन कौन से भागों में बटी हुई थी, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का भी शासन था और हमारे यहाँ पर कुछ राजाओं का भी शासन था। तो इस प्रकार से हम हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक इकाई है उसे कितने भाग में बांट सकते हैं, तो याद रखिएगा इसे एक हम ब्रिटिश प्रांत में बांटेंगे। और ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो वे सभी क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन कार्य करते हैं या जिन्होंने ब्रिटिश शासन की अधीनता स्वीकार की, वो क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते हैं। जिसमें हम देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में सेंट्रल, प्रोविंस और बरार, इसी को हम सीपी और बरार के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीपी और बरार। ठीक है दोस्तों, चलिए, और अगर देसी रियासतों की बात करें तो देसी रियासतों के अंतर्गत
वे रियासतें आएंगी जो शाही शासन या राज परिवार के अधीन आती थी, या इन पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र राजाओं का शासन हुआ करता था, जिसमें हम हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं कि हमें सिंधिया राजवंश देखने को मिलता है, होलकर राजवंश देखने को मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि गोंड वंश भी देखने को मिलेगा, बुंदेला, बघेला और भी बहुत सारे वंश हमें हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये सभी वंश देशी रियासतों के अंतर्गत आते हैं। तो हमने क्या देखा कि आज़ादी से पहले हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो आज़ादी से पहले हमारा मध्य प्रदेश दो भागों में हम उसे विभाजित कर सकते हैं। पहला कौन सा, प्रशासनिक इकाई में ब्रिटिश प्रांत, और ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत कौन आता था, तो वे सभी पार्ट्स या वे सभी हिस्से जो ब्रिटिश शासन के अधीन कार्य करते थे वे ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे, और जिसका उदाहरण हमने देखा सेंट्रल प्रोविंस और बरार। ठीक है, इसके बाद में इसे हमने दूसरे रूप में बांटा जिसे हम देशी रियासत कहते हैं, और इस देशी रियासत में शाही शासन के अधीन हमें देशी रियासतें देखने को मिलती है, जिसमें हम आज के समय में देखते हैं कि सिंधिया रियासत जो कि उज्जैन, शुजालपुर, शाजापुर और ग्वालियर वाले हिस्से में इनका शासन रहा। वहीं पर हम देखते हैं कि जो सिंधिया राजवंश है, होलकर राजवंश है, उनका संबंध हमारे वर्तमान इंदौर, महेश्वर और इन इलाकों पर हमें होलकर राजवंश का शासन देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व जो हम सीपी और बरार की बातें करते हैं, तो जो सीपी और बरार है तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो सीपी में सबसे पहले आता है सेंट्रल प्रोविंस। हम सेंट्रल प्रोविंस की बात करेंगे तो भैया सेंट्रल प्रोविंस जो है उसका गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा सेंट्रल प्रोविंस का गठन 2 नवंबर 1861, यानी कि ये बहुत समय पहले ही इसका गठन हो गया था। और अगर हम सेंट्रल प्रोविंस और बरार की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो याद रखिएगा दोस्तों इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जब इसका गठन हो जाता है और मध्य प्रदेश का जब गठन होगा 1947 से 1956 तक, आज़ादी के बाद में, यानी कि जब तक हमारे मध्य प्रदेश का एक व्यवस्थित गठन नहीं हो जाता तब तक इसकी राजधानी भी क्या रहेगी, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी नागपुर रहेगी। और चूंकि राजधानी नागपुर थी तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो था वो भी कहाँ पर स्थित था उस समय पर, तो याद रखिएगा नागपुर में था। अगर हम वर्तमान हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश का जो वर्तमान हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में है। और ये भी याद रखिएगा कि इसकी कितनी खंडपीठ है, तो 2 है। कौन कौन सी, याद रखिएगा एक तो है इंदौर, एक तो हो गया इंदौर और दूसरा हो गया ग्वालियर। ठीक है, और अगर देखें तो इसकी जो तीसरी खंडपीठ है जिसे हम भोपाल में, ये अभी प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है, लेकिन अभी 2 खंडपीठ, तो यानी कि हमारा जो प्रशासनिक क्षेत्र है जिसकी मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है वर्तमान में, तो याद रखिएगा जबलपुर में है, जबलपुर में है। और इसकी जो 2 खंडपीठें हैं वो एक इंदौर में है और दूसरी ग्वालियर में है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि जो हमारा सीपी है, सेंट्रल प्रोविंस है, उसका गठन तो हमने देख लिया कि भैया 2 नवंबर 1861 को हमारे इसका सीपी का गठन हो गया। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बरार की बात करेंगे तो बरार का जो गठन है वो 24 अक्टूबर 1931, याद रखिएगा ये पूरा टाइप नहीं हुआ है, 1931, क्या था इसका सन, 1931। ठीक, तो इसका गठन यानी बरार का गठन 1931 में हुआ, जबकि सेंट्रल प्रोविंस का गठन 1861 में हो गया था। ठीक है, और इन दोनों ही क्षेत्रों को मिलाकर संयुक्त रूप से कहा जाता था सीपी और बरार। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा ये बरार क्षेत्र पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन इसे हैदराबाद रियासत से इसे अंग्रेजों द्वारा खरीद लिया गया था और फिर इसे सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा बनाकर इस पूरे क्षेत्र को हम सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि भैया आज़ादी के बाद हमारे देश की क्या स्थिति रही। तो याद रखिएगा हमारे जो देश को आज़ाद किया गया था अंग्रेज शासन द्वारा, तो उसे एक अधिनियम के द्वारा भारत को आज़ाद किया गया था। और वो अधिनियम कौन सा था, तो याद रखिएगा उस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम 1947। और
इन्होंने अंग्रेजों ने शर्त रखी थी कि भैया जो भारत है उस भारत का विभाजन हम दो भागों में करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय पर भारत का जो विभाजन था वो धर्म आधारित था। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान और मुस्लिम लीग द्वारा ये मांग की गई थी कि भैया हमारा अलग एक देश बना दिया जाए, तो अंग्रेजों ने उस बात को स्वीकार करके दो स्वतंत्र अधिराज्यों का निर्माण करवाया, जिसमें एक था हमारा भारत और दूसरा था पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में बांट दिया गया था। और हम उस समय पर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर लगभग 662 देसी रियासतें हुआ करती थी जो स्वतंत्र, क्योंकि हमने देखो अभी पहले देखा था कि प्रशासनिक इकाइयों में हमने देखा था कि एक तो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, दूसरी क्या हुआ करती थी, देसी रियासतें हुआ करती थी। तो जो ब्रिटिश प्रांत है जिसमें लगभग 662 देसी रियासतें थी, उनमें से 559 लगभग हैं, उन्होंने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया था, अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि भैया हमें यहाँ पर 3 ऐसी रियासतें देखने को मिलती है जिन्होंने भारत में या तो मिलने से इनकार कर दिया, या किसी ने ये कहा कि भैया वो पाकिस्तान में जाकर मिलेगी, और किसी ने ये कहा कि भैया वो स्वतंत्र रहेगी। तो कौन कौन सी वो 3 रियासतें थी, तो हम उन 3 रियासतों के बारे में भी जान लेते हैं। तो कौन कौन सी 3 रियासतें थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, पहली रियासत थी जूनागढ़ रियासत, दूसरी थी हैदराबाद, और तीसरी थी कश्मीर रियासत। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तीनों रियासत की बात करेंगे तो हमने इन 3 रियासतों की बात करेंगे। तो पहली रियासत हम कौन सी देखते हैं, जूनागढ़ रियासत देखते हैं। तो जूनागढ़ रियासत जो कि आज के समय में गुजरात वाले हिस्से में हमें देखने को मिलती है, तो उस जूनागढ़ रियासत की बात करेंगे तो यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम शासक था, जिसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा नवाब मोहम्मद खंजी। जो यहाँ का शासक था वो चाहता था कि चूंकि इसकी सीमा पाकिस्तान के नज़दीक थी, तो ये चाहता था कि ये जूनागढ़ रियासत का विलय किस में कर ले, तो इसने जूनागढ़ रियासत का विलय जो है वो पाकिस्तान में करना चाहता था। लेकिन यहाँ की जनता चाहती थी कि भैया जूनागढ़ रियासत का विलय किस में हो, भारत में हो। तो जब ये बात उस समय के तत्कालिक गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पता चली, तो उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया। और जनमत संग्रह के आधार पर 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ जो रियासत है उसका विलय कहाँ पर हो गया, तो जूनागढ़ रियासत का विलय हमारे भारत में हो गया। तो पहली रियासत अगर पूछ लिया जाए कि जूनागढ़ रियासत का विलय भारत में किस प्रकार हुआ, तो याद रखिएगा जनमत संग्रह के आधार पर भारत में जूनागढ़ रियासत का विलय हुआ। वहीं पर हम दूसरी रियासत की बात करेंगे तो दूसरी रियासत है हैदराबाद रियासत। और जो हैदराबाद रियासत है उसका जो शासक था वो भी कौन था, तो याद रखिएगा इसका शासक था निजाम उस्मान अली खां। ठीक है, निजाम उस्मान अली खां ये चाहता था कि भैया हैदराबाद रियासत को ये स्वतंत्र रखना चाहता था, और ये एक अलग ही, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र रहना चाहता था। ठीक है, तो लेकिन चूंकि ये अगर हम देखेंगे तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच वाले हिस्से में ये रियासत हुआ करती थी, दक्षिण वाले हिस्से में, जो कि आज के समय का हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला हिस्सा देखते हैं, तो उस हिस्से को उस समय पर हैदराबाद रियासत कहा जाता था। तो हम देखते हैं कि यहाँ की जनता चाहती थी कि वो भारत में विलय करे, लेकिन निजाम इसे स्वतंत्र रखना चाहता था। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया भारतीय सेना द्वारा, जिसे क्या नाम दिया गया, तो याद रखिएगा इस ऑपरेशन को हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, या इसे हम पुलिस कार्रवाई के द्वारा भी। इसका हैदराबाद रियासत का विलय 17 सितंबर 1948 को हमारे भारत में हो गया। ठीक, तो पहली रियासत जूनागढ़ रियासत जिसका विलय भारत में जनमत संग्रह के आधार पर हो गया, जबकि दूसरी रियासत थी जिसे हम हैदराबाद रियासत कहते हैं, उसका विलय पुलिस कार्रवाई के द्वारा या ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में हो गया था। ठीक है, अब जो तीसरी रियासत है उसका नाम है कश्मीर रियासत। याद रखिएगा कश्मीर रियासत का जो शासक था वो एक हिंदू शासक था, जिसे हम महाराजा हरि सिंह के नाम से जानते थे। तो महाराजा हरि सिंह ने यह फैसला लिया था कि भैया वो ना तो भारत में मिलेंगे ना ही पाकिस्तान में जाकर मिलेंगे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। ठीक है, तो जब
भारत सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो पाकिस्तान इस ताक में बैठा हुआ था कि भैया हमें मौका मिले और हम कश्मीर पर कब्जा कर ले, क्योंकि एक छोटा राज्य हुआ करता था। तो पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर हमला कर दिया गया और उस समय पर जो कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह, वो भारत सरकार से मदद मांगने के लिए आए। तब भारत सरकार द्वारा इनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया। और कब करवाया गया तो याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के जो शासक थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। तो हमने देखा 3 रियासत, स्वतंत्रता के समय भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा 2 देश बनाए गए, एक था भारत, एक था पाकिस्तान। फिर हमने देखा कि उस समय पर लगभग 662 रियासतें ऐसी थी जिनको अब अंग्रेजों द्वारा स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया था कि वो जिसमें मिलना चाहे उसमें मिल सकती थी। ठीक है, जिसमें से हम देखते हैं कि 559 रियासतों ने भारत में विलय को स्वीकार किया, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो चाहती थी कि भैया वो या तो स्वतंत्र रहें या भारत में मिले या फिर पाकिस्तान में मिले। तो हम देखते हैं कि जूनागढ़ रियासत जो गुजरात में पड़ती थी, उसे हमने जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। वहीं हैदराबाद रियासत को हमने पुलिस कार्यवाही या ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिला लिया गया। और जो तीसरी कश्मीर रियासत थी, उसे विलय पत्र के माध्यम से भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे। आप सभी पढ़ते रहिए और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।